तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग ओल्ड मैन हो, क्यू सिबिंग और बाकी लोगों को भी यहाँ पे बुलाता है। और फिलहाल ये लोग चाय पी रहे थे। अब आगे ओल्ड मैन हो ये चाय पी रहे थे और फाइनली बोलते हैं कि फेलो कल्टीवेटर वांग लिंग ये चाय। वांग लिंग स्माइल करता है और बोलता है कि ये चाय सुजाकू प्लेनेट का नहीं है, ये किसी और कल्टीवेशन प्लेनेट का है। मुझे ये चाय सेलेस्टियल रियल्म में जब ट्रैवल कर रहा था तो किसी के बैग में मिला था एक्सीडेंटली। अब ओल्ड मैन से रहा नहीं जाता है और ये फिलहाल रेड बटरफ्लाई वाली बात पूछ ही लेते कि ऐसा कहा जाता कि आपने रेड बटरफ्लाई का एक हाथ उखाड़ दिया था। और ये पूछते हैं कि आपके पास सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। वांगलिंग हाँ में जवाब देता है और ओल्ड मैन बोलते हैं मैं कितना भी प्राइस दे सकता हूँ, क्या आप मुझे वो थोड़ा बहुत दे सकते हो क्या। वांगलिंग स्माइल करता है कि फिलहाल वो मैटर उतना अर्जेंट नहीं है, जब आप सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचने वाले होगे तो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल आप लोग इमोर्टल ग्रेवयार्ड जा रहे हो ना। ओल्ड मैन समझ जाते हैं कि वांगलिंग है शातिर बंदा और ये भी अब बात पलट देते हैं कि हाँ अभी तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत टाइम है, जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपसे ले लूँगा। और रही बात इमोर्टल ग्रेवयार्ड की तो तुम जिगजिन से पूछ सकते हो, यानी ये वही लड़की थी। अब ये लड़की बताती है कि इमोर्टल ग्रेवयार्ड में एक रिनकारनेशन का ट्री है। मेरे पास मैप है तो मैं आप लोगों को लेके चल सकती हूँ। अब ये लड़की देखती है कि वांगलिंग का एक्सप्रेशन रिनकारनेशन ट्री को भी सुन करके चेंज नहीं हुआ था। मतलब अंदर से फर्क पड़ता है, लेकिन ये हो या ओल्ड मैन हो, अभी लोग सोल फॉर्मेशन के बंदे हैं तो चेहरे पर कभी ऐसी चीजें दिखाते नहीं है, एकदम नॉर्मल रहते थे। और ओल्ड मैन भी अब समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा ये शेंगन्यू है, मतलब वांगलिंग या शेंगन्यू ये है काफी खतरनाक बंदा। और अब इनका डिस्कशन ये होता है कि रिनकारनेशन ट्री के नीचे बैठकर अगर आप कल्टीवेट करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ साइकिल मिल जाती है और डोमेन का भी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। अब ये सब सुन करके भी वांगलिंग बस एक स्माइल देता है और ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है कि डोमेन का जो पावर है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। रिनकारनेशन ट्री पावर लेवल बढ़ा सकता है पर डोमेन तो खुद से समझना पड़ेगा। और ओल्ड मैन लगता है आपका कुछ और गोल है इस ट्रिप पर। अब ओल्ड मैन हंसने लगते हैं और छिपाते भी नहीं है कि ब्रदर वांग आप सही बोल रहे हो। अब वो जो नकाब वाली लड़की थी यानी जिगजिन वगैरह उनको भी समझ में नहीं आया था, उन्हें लगा था कि ओल्ड मैन उस रिनकारनेशन ट्री के लिए जा रहे हैं। और अब ओल्ड मैन सबको बताते हैं कि यार रिनकारनेशन ट्री के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, मुझे रिनकारनेशन फ्रूट चाहिए। और बिना ब्रदर वांग के मेरे सक्सेस होने के चांसेस 30% है। हाँ लेकिन अगर ब्रदर वांग आएंगे तो हमारे चांसेस 60% बढ़ जाएंगे। अब रिनकारनेशन फ्रूट का नाम सुनकर के वांगलिंग के दिल में भी एक हरकत होती है, पर ऊपर से ये शांत था। और इस फल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर 2 घंटे पर यह फल कलर चेंज कर लेता है और ये शायद वांगलिंग की मेन बॉडी के लिए काम आ सकता है, मतलब उसकी फिजिकल बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। इसे बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस कहा जाता है, यानी अगर शरीर में कुछ भी थोड़े बहुत अवरोध है तो वो भी खत्म हो जाता है। और ओल्ड मैन ये भी बताते हैं इमोर्टल ग्रेवयार्ड काफ़ी खतरनाक है। इवन यहाँ के जो सुजाकू है वो भी एकदम अंदर वाले पार्ट्स में नहीं जाना चाहते। सुजाकू मतलब इस प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा और सुजाकू एक अलायंस भी है, एक सेक्ट की तरह भी है। अब इमोर्टल ग्रेवयार्ड में कितने लेयर्स हैं सुजाकू के अलावा कोई नहीं जानता। और ओल्ड मैन यहाँ के कुछ स्टोरीज बताते हैं कि यहाँ पर कुछ सैवेजेस रहते हैं जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं। 90% तो मारे जा चुके हैं पर कुछ अभी भी बचे हैं जो कि इमोर्टल ग्रेवयार्ड में छिपे हैं। हर 100 साल पे सुजाकू वहाँ पे कुछ लोगों को भेजता है ताकि इन्हें मारा जा सके, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। और इनकारनेशन ट्री को ये जो सैवेज लोग हैं ये काफ़ी पवित्र मानते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 9 रिनकारनेशन के ट्री हैं। और ओल्ड मैन बताते हैं कि रिनकारनेशन फ्रूट उसको तो मैं पनपा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट मेथड है। अब वांग लिंग इस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे फादर इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्यों गए थे। लड़की बताती है क्योंकि मुझे रिनकारनेशन वुड चाहिए था। अब वांग लिंग कहता है कि यार मैं मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ओल्ड मैन मान जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि इमोर्टल ग्रेवयार्ड के बाहर हम तुम्हारा 1 महीने तक वेट करेंगे, अगर तुम नहीं आते हो तो फिर हम चले जाएंगे। वांगलिंग मान जाता है। अब सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और वो जो लड़की थी जिगजिन वो थोड़ा हेजिटेट करती है पर वांगलिंग से कहती है कि उम्मीद है सीनियर आप आओगे। तो फिलहाल ये जो 6 की टीम थी ये लोग निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद वांगलिंग की आंखों में एक चमक थी कि रिनकारनेशन फ्रूट से इसके ओरिजिनल बॉडी का कल्टीवेशन बढ़ सकता है। अब वांगलिंग वुड कार्विंग्स निकालता है जो कि अब 3 ही बचे थे क्योंकि 6 उस बैटल में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वांगलिंग इस दौरान वो चैलेंज लेटर देखता है और सोचता है कि सुजाकू वाले रेड बटरफ्लाई की मदद नहीं की बल्कि एक चैलेंज भेज रहे हैं। स्ट्रेंज तो है। इसे समझ में आ जाता है कि मतलब रेड बटरफ्लाई से इसका बैटल होके रहेगा। अगर वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं पहुंची है तो मैं आराम से हरा सकता हूँ, मतलब चांसेस रहेंगे जीतने के। अब वांगलिंग
बटरफ्लाई का एक हाथ निकालता है जो कि इसके पास था, और इस हाथ में ब्लैक लाइट भेजने लगता है। कुछ बॉटल्स भी निकालता है जिसके अंदर पॉइजन्स थे, और इस हाथ में डालने लगता है। हाथ का जो कलर था वो चेंज होने लगता है, जो कि पहले बर्फ के समान था, अब ये ब्लैक, फिर रेड होने लगता है, और इस हाथ को ये सील कर देता है ताकि किसी को लोकेशन न मिले। सीन शिफ्ट होता है और रेड बटरफ्लाई को इस समय कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है। रेड बटरफ्लाई ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, और उसके जस्ट सामने एक मिडिल एज मैन भी बैठा था और मन ही मन इसकी तारीफ कर रहा था। इसको अप्रेंटिस जूनियर सिस्टर बोल रहा था, और इससे पूछता है कि मैंने तुम्हें ईस्टर्न सी का स्पिरिट दिया था जो कि तुम्हारे हाथ को वापस ला सकता है, तुमने यूज क्यों नहीं किया? रेड बटरफ्लाई इस दौरान जवाब देती है, क्योंकि जब मैं इस हाथ की तरफ देखती हूँ जो कि है नहीं, तो मेरे जो शेंगनियों के मारने की इंटेंट है वो और बढ़ जाती। जब तक मैं उसे मारूंगी नहीं तब तक मैं दूसरा हाथ उगाऊंगी नहीं। और ये कहती है कि शेंगनियो मेरे डाव हार्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन उसने मेरा एक हाथ उखाड़ करके मेरे डाव हार्ट को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। और ये बोलती है कि अगर माउंट सुजाको के लोगों का आदेश होता तो मैं कब का उसे ढूंढ के मार चुकी होती। पर तभी इस दौरान इस लड़की के फोरहेड पर एक ब्लैक लाइन और एक रेड लाइन अपीयर होती है। ये इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर इसे काफ़ी दर्द हो रहा था। ये समझ जाती है कि शेंगनियो इसके हाथ पे कुछ कर रहा है। अब सामने वाला जो बंदा था वो गुस्से में कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं शेंगनियो को पक्का मार दूंगा। पर रेड बटरफ्लाई भी कहती है कि सीनियर ब्रदर अगर उसे कोई मारेगा तो मैं मारूंगी। अब सुजाको के ईस्ट वाले एरिया को दिखाया जाता है, जैसे कि हम माउंट सुजाको भी कहते हैं। और यहाँ पर आज के दिन एक सफ़ेद कपड़ों में यंग मैन पहुँचता है, और फाइनली सीढ़ियों पे आने के बाद ये ऐसा नील डाउन होकर बोलता है कि फेंग यूशान एल्डर से मिलना चाहता है। उधर से आवाज़ आती है कि क्या बात है। ये बताता है कि हमने शेंगनियो को चैलेंज लेटर दिया है, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया भी है तो 10 साल का डिले कर दिया। अब ये बंदा भी जो कि एल्डर होंगे वो बोलते हैं कि शेंगनियो को पता नहीं है, ठीक है तुम जाओ, कोई उसे यहाँ पर लेके आ ही जाएगा। अब फेंग यूशान यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान एल्डर किसी और को आदेश देते हैं जिसका नाम जीवू था कि जाओ शेंगनियो को लेके आओ। जीवू एकदम आलसी रूप में पूछता है कि मरा हुआ या जिंदा। आवाज़ आती है कि जैसा तुम्हें पसंद हो। अब जीवू यहाँ से निकलने वाला था, पर तब यहाँ पर एक रेड लाइट चमकती है और कोई बोलता है कि वेट। फाइनली वो जो एल्डर भी रहते कि कहते जाने दो, 10 साल वेट ही कर लेते। जीवू इस दौरान निराश होता है, फिर भी मान जाता है। अब इस दौरान पैलेस में एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, बाल सफ़ेद थे, इनके हाथों में एक रेड जेड था, और ये बोलते इस शेंगनियो का बैकग्राउंड क्या है, 3 बार इंटरफियर कर चुका है। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि इस समय वॉर कैरियट को देख रहा था। इस दौरान ये थंडर टोड को बाहर निकालता है, उसकी इंजरीज हील हो चुकी थी और वो काफ़ी खुश था। पहले वांगलिंग को रेस्पेक्ट नहीं दिखाता था, पर अब दिखाने लगा था, नहीं तो ये मारा जा चुका होता अगर वांगलिंग ने इसे अपनी औरत दी नहीं होती। और वांगलिंग इससे बोलता है कि थंडर टोड, तुम्हारे ऊपर मैंने ये जो बीस्ट ट्रैप लगाया मैं निकाल देता हूँ, तुम्हें अगर रुकना है तो रुक सकते हो, फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो। थंडर टोड हाँ में सर हिलाता है। अब वांगलिंग स्पिरिचुअल सेल्स को यानी बीस्ट ट्रैप को अनलॉक करने लगता है, पर इस दौरान जो सबसे छोटा कैरियर था जिसको वांगलिंग ने सील भी किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे 3 कैरियर थे, तो सबसे छोटे वाले का भी जो बीस्ट स्पिरिट था वो अनलॉक होने लगता है, जो कि एक सांड के समान था, पूंछ ड्रैगन के समान था, और खोपड़ी पे 3 सिंग थे। और जो बीस्ट ट्रैप था वांगलिंग वाला जो कि इसने पहले थंडर टोड पे लगाया था, ये इसकी तरफ बढ़ा देता है। तो फिलहाल वांगलिंग बीस्ट ट्रैप अब इस पे यूज करने लगा था, लेकिन अब इस बीस्ट ट्रैप को एक्टिवेट रखने के लिए वांगलिंग को अच्छे खासे स्पिरिचुअल स्टोन्स यूज करने पड़ते थे। और वांगलिंग को समझ में आता है कि भाई ये गॉड्स लेन वॉर कैरियर है, तो और तो इसमें अच्छी खासी लगेगी ही। और वांगलिंग ये भी बोलता है क्या ये सच में उस लायक है, ये तो समय बताएगा। 3 दिन बीत चुके थे और वांगलिंग जब इस प्रोसेस में लगा हुआ था तो थंडर टोड यहीं पे रहता है और वांगलिंग को गार्ड करता है। वांगलिंग भी इससे पूछता है क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? थंडर टोड हाँ में रिप्लाई देता है, मतलब अपने जानवर की भाषा में। और वांगलिंग भी बोलता है फिर सही है, जैसे कि मैं मॉस्क्विटो बीस्ट को देता हूँ इज्जत, वैसे तुमको भी दूंगा। इस दौरान वांगलिंग मॉस्क्विटो बीस्ट को बाहर निकालता है, और लंबा समय हो गया था मॉस्क्विटो बीस्ट को बाहर निकाले, अब ये काफ़ी बड़ा हो गया था, पहाड़ी कितना तो बड़ा हो ही गया था। अब मॉस्क्विटो बीस्ट थोड़ा थंडर टोड से डरता था, दोनों एक दूसरे के एक साथ दुश्मन होता है, पर वांगलिंग इनको समझाता है। अब वांगलिंग इस दौरान पगोड़ा के अंदर जाता है और जो लेडीज़ थी उनसे बोलता है कि सीनियर जाओये ने मुझे आपको 1000 साल प्रोटेक्ट करने को बोला था, अब मैं इमोर्टल ग्रेवयार्ड जाने वाला हूँ, तो क्या आप मुझे सेलेस्टियल स्वॉर्ड दे सकती है? वांगलिंग थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिखाता है। ये जो फीमेल कॉप्स थी इनकी बॉडी सेलेस्टियल जेड पे पड़ी हुई थी, और इनके बगल में 2 सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स थे, एक बड़ा था और एक थोड़ा छोटा था। और वांगलिंग इस बड़े बड़े तलवार को देख रहा था, इससे मानो पुरानी मेमोरीज याद आने लगती। 400 साल पहले इसके पास एक तलवार हुआ करती थी जिसे इसने वेल्थ बोला था,
लेकिन जब इसका बैटल टेंगवा वन से हो रहा था और ये बच के भागने को देखता है, तभी वो शायद डिस्ट्रॉय हुआ था। और ये दोनों तलवार इसको उसी तलवार के जैसे दिख रहे थे। और वांगलिंग को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा वो जो वेल्थ स्वॉर्ड था उसे भी किसी सेलेस्टियल बंदे ने बनाया था। लेकिन वो सीनियर तो नास एंड सोल पे रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जाओ कंट्री वाले। अब इसे याद आता है कि उन्हें हेंग्यू सेक्ट में यूजलेस कहा जाता था, हालांकि वो मर चुके थे बहुत पहले। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार हेंग्यू सेक्ट को बचाया था। अब इसे लगता है शायद उन सीनियर का कोई सीक्रेट रहा होगा। अब वांगलिंग बड़े वाले तलवार को उठाता है। तलवार वीक हो चुका था क्योंकि उसके अंदर अब सोल नहीं था। अब ये जू ली को यानी कि अपने फर्स्ट डेविल को बाहर बुलाता है। जू ली को फर्स्ट डेविल बोलना सही होगा, काफ़ी एक्साइटेड था और खुश होता है कि फाइनली मैं बाहर तो आया। पर इस दौरान थंडर टोड और मॉस्किटो बीस्ट ऐसे घूर रहे थे और वांगलिंग फर्स्ट डेविल को पकड़ता है और सीधा इस तलवार के अंदर डाल देता है। और बहुत सारे वांडरिंग सोल्स को भी। थोड़ी समय में ये जो तलवार जो कि पहले गोल्ड कलर का था अब ये ब्लैक कलर का हो जाता है। वांगलिंग जानता था अगर ये सोल डिवोरर का पावर यूज करेगा इस तलवार में तब इस तलवार को फुल पावर पे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वांगलिंग के पास उतना समय नहीं है। ये सोचता है कि फ्यूचर में एक सोल डिवोरर को भी ये पकड़ के लाएगा। और वांगलिंग इसके बाद थंडर टोड और मॉस्किटो बीस्ट को भी रखता है और यहाँ से फिर निकल जाता है। वही शेन शिफ्ट होता है। एप्रिकॉट फ्लावर विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर एक वुमेन एक बेबी गर्ल को ध्यान से देख रही थी और बोलती है कि रूएर तुम्हारे पापा कुछ जिनसेंग लाने गए ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छी हो सके, क्योंकि ये लड़की जो थी इसकी बॉडी काफ़ी वीक थी। फिलहाल ये लड़की सो चुकी थी और जब बच्ची सो जाती तो ये वुमेन बाहर कहीं चली जाती काम वगैरह किचन में। पर इसी समय एक बंदा यहाँ पे प्रकट होता है और वांगलिंग था ये जो कि इस लड़की को देख रहा था। और वांगलिंग इसे टच करके वानेर बोलता है। और जैसे ही वांगलिंग यहाँ पे आता है ये लड़की अपनी आंखें खोल लेती और वांगलिंग को ध्यान से देखने लगती, क्योंकि इस लड़की के अंदर ली मुवान का नासेंट सोल है तो ये चीज़ों को फील तो कर सकती है। और लड़की कंफ्यूज थी क्योंकि एक ही बॉडी में दो सोल हो तो समझता भी नहीं। और अपने आप इस लड़की के आंसू गिर रहे थे। वांगलिंग इस दौरान यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि जल्द ही मैं आऊँगा तुम्हें यहाँ से ले जाने। अब जैसे ये जाने लगता है वो बच्ची रोने लगती है और वो जो वुमेन थी अचानक से इस रूम में आती है और इस बच्ची को शांत कराने लगती है क्योंकि वांगलिंग अब जा चुका था। इस दौरान वो जो सीनियर टियान थे वो कुछ दूरी पे क्रॉस लेग बैठे रहते थे और पूरे कल्टीवेशन में कभी नहीं जाते थे क्योंकि इस लड़की को उन्हें गार्ड भी तो करना था। हालांकि यूफे यानी दूसरे वाले जो बंदे थे उन्होंने जगह स्विच करने को बोला था पर इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि गाँव के आसपास ये एक अलग लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे थे, वही सेम चीज़ मॉर्टल लाइफ जो कि वांगलिंग ने किया था। वांगलिंग इस दौरान जब वापस टियान से मिलने जाता है तो ये भी हैरान था। टियान ग्रीट करते हैं वांगलिंग को और वांगलिंग भी इसकी तारीफ करता है कि तुम सही रास्ते पे हो, जल्द ही तुम सोल फॉर्मेशन पे जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें नासेंट सोल के पीक स्टेज पे जाना पड़ेगा। टियान भी मान जाता है और वांगलिंग जाते जाते इसे टाइम डोमेन का जो कार्विंग था देके जाता है। और अब वांगलिंग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और सी ऑफ डेविल्स के वो जो केओटिक ब्रोकन स्टार था वहाँ पे कुछ हलचल हो रही थी और लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड को दिखाया जाता है जहाँ पर खून की मानो एक भंवर सा बन रहा था और यहाँ पर टासेन को देखा जा सकता था। और इसके अलावा जो लोग थे उनमें से भी कुछ को वांगलिंग जानता था, जैसे कि एंशिएंट एम्परर। और टासेन काफी गुस्से में था और चिल्ला रहा था वांगलिंग। और ये वही बंदा है जिसके पास एंशिएंट गॉड का जो स्ट्रेंथ वाला नॉलेज है, इनहेरिटेंस है, इसके पास है। और ये बोलता भी है कि वांगलिंग वेट करो, एंशिएंट गॉड की जो बॉडी है इसका समय पूरा हो रहा है और जैसे ही पूरा होगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर तुम बचोगे नहीं और तुम्हें भी जिंदा रहना चाहिए ताकि मैं तुमसे वो इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज को हासिल कर सकूं। अब यहाँ पर इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के करीब में एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर 6 लोग बैठे हुए थे, यही ओल्ड मैन हु वगैरह थे। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर फेलो कल्टीवेटर वांग आ जाते हैं तो हम 3 लोग होंगे जो कि सोल फॉर्मेशन पे होंगे, तो अगर ज़्यादा अंदर नहीं गए तो खतरा कम ही रहेगा। और ये लोग इस समय डिस्कस कर रहे थे कि रिनकार्नेशन ट्री जो है वो 3rd फ्लोर पे ही है ना। जिगजू जो थी, जिगजिन सॉरी, वो बताती कि हाँ मेरे पिताजी ने तो बोला था। और ओल्ड मैन हु ये सोच रहे थे कि 4th फ्लोर पे तो ये लोग नहीं जाएंगे। इस दौरान ये लोग बात कर ही रहे थे तभी आसमान में सोनिक बूम की आवाज़ सुनाई देती है और उसके ऊपर एक बंदा इन्हें दिखाई देता है। यह था वांगलिंग जो कि इस समय अपने मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर बैठ के आ रहा था। और वांगलिंग स्माइल करके बोलता है कि सॉरी मैंने थोड़ा वेट करा दिया। और रास्ते में वांगलिंग को कुछ लोग मिल गए थे जिसको इसने मार दिया था और ये था कोई सैवेज यानी यहाँ का मूल निवासी। लेकिन इस दौरान ओल्ड मैन हु बताते हैं कि ये सैवेज नहीं है, ये कोई कल्टीवेटर था जिसे सैवेज वगैरह ने रिफाइन कर दिया था। ओल्ड मैन हु बताते हैं कि रियल सैवेज अलग होते हैं, उनके फोरहेड पर पत्तियों के निशान होते हैं
अब यहाँ पर आगे में होल था जिसके अंदर इन सभी को जाना था। उसके बाद ही अंदर में बेसमेंट में बेसिकली ये एक एक फ्लोर नीचे जा सकते थे। फिलहाल ये लोग फर्स्ट फ्लोर के करीब थे। सातों लोग आगे बढ़ रहे थे, पर इस दौरान वांगलिंग को ऐसा फील होता है कि कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। सबसे पीछे में शायद जूल वो थे, तो अचानक से इन पे कोई अटैक करता है। इस दौरान जूल वो अपने मुंह में से एक तलवार निकालते हैं और सामने की तरफ बढ़ा देते हैं। बेसिकली जो सामने वाला बंदा था वो एक सैवेज था, पर सैवेज इस तलवार को डॉज करने की कोशिश करता है। अब सैवेज पीछे हटने को देखता है, पर ओल्ड मैन हु अब इसे काउंटर करने के लिए पड़ता है। इस दौरान सैवेज अपना एक मुक्का बनाता है जिस पर धुआं सा इकट्ठा हो जाता है और ओल्ड मैन हु की तरफ बढ़ा देता है। ओल्ड मैन हु भी आराम से एक मुक्का चलाते हैं और जब दोनों के मुक्के टकराते हैं तो सैवेज का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और पलक झपकते हैं। ये इसे मार चुके थे। अब इस सैवेज के फोरहेड पर ये कुछ मार्क्स देखते हैं और एक पूरी लीफ मतलब एक पूरी पत्ती का मार्क इस पे बनता है। और ओल्ड मैन हु कहते हैं यार ये एक पत्तों वाले सैवेज ये नॉर्मली सेकंड फ्लोर पे आते हैं, इस बार अलग हो रहा है। मतलब बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस सैवेज के सर के ऊपर फोरहेड पर जितनी ज्यादा लीव्स बनेंगी पत्तियां वो उतना ज्यादा पावरफुल। इधर जूल वो चिंतित था कि ये सैवेज काफी फास्ट था, अगर इसने अपने आर्मर नहीं पहने होते तो शायद ये मारा भी जाता। इधर 3 दिन बीत जाते हैं और ये लोग सेकंड फ्लोर का जो दरवाजा था अब उसके करीब थे। रास्ते में इन्हें 9 सैवेजेस मिले थे और ज्यादातर 1 लीफ वाले थे और सैवेज की बॉडीज पर टैटूज भी हुआ करते थे और वांगलिंग को ये रून्स के जैसे लगते हैं। आखिरी वाला जो था उसके फोरहेड पर 2 लीव्स बनते हैं जिसे कि वांगलिंग ने मारा था और उसका पावर लेवल शायद कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में था। अब सेकंड फ्लोर पे ही एंटर करते हैं जहाँ पर पूरा डार्कनेस था। सेकंड फ्लोर पर इन्हें कुछ बीस्ट के बोन्स कुछ लाशें मिलती हैं और इन बीस्ट को वांगलिंग भी नहीं पहचान पाता है क्योंकि ये बीस्ट एकदम ही अलग थे। इधर वांगलिंग को 100 फीट की दूरी पर एक डार्क लाइट दिखाई देती है और ये भी एक सैवेज में बदल जाती है। ये सैवेज अलग था फर्स्ट फ्लोर वाले सैवेजेस से और इसकी बॉडी पर फूलों के टैटूज बने थे। अब जो फर्स्ट फ्लोर वाले सैवेजेस थे उनकी आंखें लाल थी, मतलब उनको बस अटैक करना आता था। लेकिन ये वाला सैवेज ये थोड़ा माइंड गेम वाला भी लगता था। इस दौरान ये सबसे पहले उस वुमेन की तरफ देखता है, यानी कि जिगजिन की तरफ, और जिगजिन चिल्लाती है ये सैवेज है, ये रियल वाला है और इसके 3 लीव्स बन चुके हैं जो कि नास एंड सोल कल्टीवेटर के बराबर माना जाता है। अब ये सैवेज अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था और कुछ तो चिल्लाता है। इसके आसपास दर्जनों ब्लैक लाइट्स बनने लगती हैं और ये सभी भी सैवेज में बदल जाते हैं और वांगलिंग की टीम पर अटैक कर देते हैं। वांगलिंग इस 3 लीफ वाले सैवेज से फाइट कर रहा था जो कि वांगलिंग पर आग वगैरह से अटैक करने लगता है, पर वांगलिंग इस आग के दरिया को पार कर जाता है। इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ये सैवेज पीछे हटने लगता है पर वांगलिंग अब इसे भागने कैसे देता। ये टेलीपोर्ट करता है और इसके बराबर पे पहुंच जाता है। उधर बाकी सैवेजेस को ओल्ड मैन हु और बाकी लोग निपटा रहे थे। इधर वांगलिंग भी इस 3 लीफ वाले सैवेज को मार देता है और इसके मुंडी को लेके आता है और ज्यादा सीधा जिगजिन के पास है और कहता है तुम इसे पहचान पाई थी, बस देखते ही जो भी पता है सभी चीज बता दो। अभी जिगजिन बताती है कि पहले मुझे चीजें याद नहीं आ रही थी, पर यहाँ पर आने के बाद मुझे चीजें याद आने लगती है। सैवेज को 2 कैटेगरीज में रखा गया, एक को शमन्स बोलते हैं और दूसरों को वॉरियर्स। और ये जो अभी आपने जिसको मारा इसे 3 लीफ शमन कहते हैं। इनके बॉडीज में जो टैटूज बनी होती है इसी से इनको पावर मिलता है। जितनी ज्यादा टैटूज होंगी ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और ये टैटूज डेमोनिक बीस्ट के ब्लड से बनाए जाते हैं। अब इधर ये बातें कर रहे थे तभी अचानक से दूर में एक सोनिक बूम की आवाज आती है। ओल्ड मैन हु भी हैरान थे और वांगलिंग का भी चेहरा अगली था। यहाँ पर 5 ब्लैक लाइट्स को ये देख सकते थे और ये लोग 5 लीव्स वाले समन्स थे, यानी कि सभी लोग सोल फॉर्मेशन लेवल पे थे। अब ओल्ड मैन हु चिल्लाते हैं कि सभी लोग अलग अलग बढ़ जाओ और 3rd फ्लोर के एंट्रांस पे मिलो। एंट्रांस जो है वो नॉर्दर्न वाले एरिया में है। वांगलिंग भी इधर से अब निकलने लगता है। अब वांगलिंग के पीछे एक शमन लग चुका था। वांगलिंग इसे देखता है। अब ये रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को निकालता है और साथ में थंडर टोड को भी निकालता है। थंडर टोड एक थंडर वाला पावर शमन पे दे मारता है। हालांकि शमन इसे ब्लॉक कर देता है, पर इसका जो डिफेंस था उसे वांगलिंग तोड़ चुका था और फाइनली ये शमन अपने पूरे अवतार में दिखता है। इसके टैटूज अलग ही थे और ये बोलता है तुम लोग हमारे प्लेनेट पे इन्वेड किए थे, 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, और जो भी आएगा वो मारा जाएगा। वांगलिंग हैरान था क्योंकि इस बंदे के बॉडी में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी था ही नहीं, बट टैटूज अलग ही से खतरा फील करा रहे थे। अब मिडिल एज मैन जो था ये अपने एक हाथ में इन टैटूज को मानो इकट्ठा करने लगता है अपनी बॉडी के ही, जो कि रोटेट कर रहे थे और ये टैटूज वांगलिंग को घेरने लगते। इधर वांगलिंग के आसपास जो इसका रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का गैस था वो ड्रैगन्स में बदलने लगता है और टैटूज की तरफ बढ़ता है। और जब दोनों टकराते थे तो मिडिल एज मैन के टैटूज भी मतलब उनका पावर काम नहीं कर पाता था। मिडिल एज मैन हैरान था। इधर वांगलिंग का भी जो रेस्ट्रिक्शन गैस था वो कम हो रहा था, पर वांगलिंग शांत था।
इसका जो ध्यान था इन टैटूज पर था कि टैटूज काम कैसे करते हैं। ये फील कर रहा था कि टैटूज के अंदर स्पिरिचुअल पावर तो नहीं है बट कोई मिस्टीरियस पावर है। अब फिलहाल वांगलिंग को आता है गुस्सा और ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इस तलवार को जब ये चलाता है तो मिडिल एज मैन भी एक खतरा फील करता है। मिडिल एज मैन के डिफेंसेस टूटने लगते हैं। अब ये भागने लगता है लेकिन इस 5 लीफ वाले सैविज की बॉडी काफी स्ट्रांग थी तो फिलहाल ये इस तलवार को कैसे भी करके ब्लॉक तो कर लेता है। इधर थंडर टोड इस दौरान अपने पेट को फैलाता है और एक बॉल ऑफ लाइटनिंग सामने की तरफ उछाल देता है और ये मिडिल एज मैन यानी कि शमन या फिर सैवेज जो भी बोलो ये मारा जाता है। फिलहाल ये थंडर टोड को रख लेता है और नॉर्थ के डायरेक्शन में पड़ जाता है। आगे में वांगलिंग को 2 सैवेजेस और मिलते हैं जिसमें से एक छोटा बच्चा था, बच्चा बोलना गलत होगा, यंग मैन, और एक ओल्ड मैन जैसा था और दोनों वांगलिंग को नोटिस करते हैं। यंग मैन इस दौरान ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कुछ बोलता नहीं है। इनके पास में मिट्टियां वगैरह थी मतलब पानी में मिली हुई, जिसमें से अचानक से एक ड्रैगन निकलता है और ओल्ड मैन पर अटैक करता है। ओल्ड मैन इस दौरान अपने टैटूज के पावर को यूज करता है और टैटूज से ड्रैगन सा बना देता है। इधर वांगलिंग इनके टेक्निक्स को देख रहा था जो कि कल्टीवेटर से अलग थे। बेसिकली ये लोग ड्रैगन को मार करके उससे अपनी बॉडीज पर टैटूज बना रहे थे यंग मैन के लिए और वांगलिंग ये सब चीजें देख रहा था। और उसके बाद ये यंग मैन कल्टीवेट करने लगता और उसके टैटूज चमक रहे थे मानो ये जिंदा हो। और इन सब चीजों को देखकर वांगलिंग को एक बंदे की याद आती है, टैंग ली यानी कि टैंग हुआ वन का ग्रैंड चाइल्ड। और ये जो यंग मैन था स्ट्रेंज लैंग्वेज में कुछ तो मंत्रोच्चारण कर रहा था। अब सैवेज एल्डर काफी खुश होते हैं अपने इस यंग मैन से और उसके बाद वांगलिंग की तरफ देखते, मतलब ये चीजें काफी फास्ट होती हैं। इस दौरान इनकी नजर वांगलिंग के कलाई पर उस बीच ट्रैप पर पड़ती है और ये वांगलिंग से बोलते हैं कि हेलो आउटसाइडर, मैं कैमल हूँ फॉर सेकेंड इमोर्टल क्लैन का 6 लीफ शमन, मतलब इनके फोरहेड पर 6 पत्तियों के निशान होंगे। वांगलिंग भी इन्हें बोलता है कि मेरा नाम वांगलिंग है, मैं सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर हूँ। ओल्ड मैन बोलते हैं कि यार 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, तुम लोग कैसे आ गए, और जो भी ऐसे आएगा वो मारा जाएगा। लेकिन तुमने अटैक नहीं किया जब मेरा डिसाइपल ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो मैं तुम्हारे लिए हार्ड नहीं करूंगा। अगर तुम 3rd फ्लोर पे नहीं जाते तो यहाँ से जा सकते हो, मतलब तुम जिंदा रह सकते हो। ओल्ड मैन बोलते हैं अगर तुम्हारे साथी लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच भी गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे, क्योंकि 3rd फ्लोर पे 7 लीव्स वाले समन है जो कि तुम्हारी भाषा में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर माने जाते हैं। वांगलिंग इन्हें थैंक्स बोलता है और उसके बाद यंग मैन की तरफ इशारा करता है कि ये बंदा ब्लड को एब्जॉर्ब करके टैटूज बना रहा है, यानी कि जितने पावरफुल बीस्ट को ये एब्जॉर्ब करेगा इसके टैटूज उतने स्ट्रांग होंगे। और वांगलिंग इसके बाद यहाँ से गायब हो जाता है। यंग मैन को गुस्सा आता है, एक किलिंग इंटेंट आता है और ये अपने मास्टर से कहता है कि आपने इसे कैप्चर क्यों नहीं किया, मारा क्यों नहीं। अब ओल्ड मैन बताते हैं कि ये बंदा जो कि 5 लिव समन्स को बिना हट हुए मार सकता है, ये नॉर्मल बंदा नहीं है। हालांकि मैं इसे कैप्चर कर सकता हूँ लेकिन अगर हम फाइट करें तो तुम खतरे में आ सकते हो। बच्चे को यानी यंग मैन को फर्क नहीं पड़ता है और ये बोलता है मैं मरने से नहीं डरता हूँ। अब ओल्ड मैन इसे समझाते हैं कि हमारा ट्राइब उतना स्ट्रांग नहीं है और भी हमारे पावरफुल ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पर है, इस बंदे को संभाल सकते हैं। खास करके जो सोल फोर्स था उस ब्रेसलेट में वो काफ़ी स्ट्रांग था। और यंग मैन इस दौरान बोलता है कि एक दिन हम अपने इस प्लेनेट से इन लोगों को भगा देंगे, ये हमारा प्लेनेट है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब ओल्ड मैन इस दौरान कुछ कहते नहीं है। इधर वांगलिंग निकलता है लेकिन ये 3rd फ्लोर की तरफ ही बढ़ता है क्योंकि इसका मकसद था रिनकार्नेशन फ्रूट, और अब ये 3rd फ्लोर के दरवाजे को देख सकता था। और यहीं पर दूरी पे ओल्ड मैन हु भी बैठे हुए थे जो कि इस समय काफ़ी पेन में थे। जो भी लोग थे, इंजर्ड तो सभी लोग थे। अब वांगलिंग को देख करके क्यूसिपिंग और बाकी लोग काफ़ी खुश होते हैं। वांगलिंग पूछता है क्या बात है। अब क्यूसिपिंग बताते हैं कि बीच में ओल्ड मैन हु ने 2 5 स्टार्स वाले समंश को मारा था। तीसरे वाले को जब इन्होंने मारा तो उसने कुछ अलग टेक्निक यूज़ किया था, तो ओल्ड मैन हु का जो दिमाग है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। अब ओल्ड मैन हु का जो टर्टल था वो भी इस समय थोड़ा गुर्रा रहा था वांगलिंग को देख करके, और ये टर्टल अब वांगलिंग पे अटैक भी कर देता है। अब वांगलिंग थंडर टोड और मस्क्यूटो बिच दोनों को निकालता है और इन्हें इससे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, दोनों इस टर्टल पे कूद पड़ते हैं। ओल्ड मैन हु इस दौरान अपनी आंखें खोलते, इनकी आंखें एकदम लाल थी और इनकी आंखों पर वो टैटूज आ रहे थे और ये भी पागलों की तरह वांगलिंग पर कूद जाते हैं। अब वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग निकालता है और इनके आसपास एक पिंजरा बना देता है और वांगलिंग बोलता है ट्रैप, और वांगलिंग एकदम बिजली की आवाज में बोलता है ओल्ड मैन हु शांत हो जाओ। ओल्ड मैन हु अब रुक जाते हैं लेकिन फिर से वो टैटू चमकने लगते हैं और आंखें इनकी फिर से लाल होने लगती। और अब ये वांगलिंग को बताते हैं कि जिस शमन को मैं मार रहा था वो 6 लीफ स्टेज पे था और मरने से पहले उसने एक कर्स मेरे पे लगा दिया। मुझे वो पपेट बनाना चाहता था, अगर मैं सी ऑफ डेविल्स में होता तो इस कर्स को 1-2 साल में हटा देता, जिसकी वजह से फिलहाल मैं यहाँ पर खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। इस कर्स को तोड़ने का दूसरा तरीका है लाइफ और डेथ, मतलब अगर मैं एकदम मृत्यु के करीब रहूँगा
तो वैसा हो सकता है, तो आप मुझ पे अटैक करो। अब वांगलिंग ब्लैक सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स को भी निकालता है और इन पर अटैक कर देता है। और वांगलिंग जब इस तलवार को चलाता है तो मानो इस तलवार का लेंथ अपने आप बढ़ जाता है। तलवार इतना तेज चलाया था कि ओल्ड मैन हु के सर से बस 2-3 इंचेस या पहले रुकता है और ओल्ड मैन हुज के ऊपर जो टैटूज थे वो गायब होने लगते हैं। अब ओल्ड मैन हु भी कुछ पिल्स खाते और कल्टीवेट करने लगते हैं। इधर वो कछुआ भी शांत हो चुका था। आधा घंटा बीत जाता है और ओल्ड मैन हु अपनी आंखें खोलते। अब ये शांत हो चुके थे और वांगलिंग को थैंक्स बोलते हैं। वांगलिंग भी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर दो लोग अभी भी यहाँ पर पहुंचे नहीं थे, शायद वो सफेद कपड़े वाली औरत और वो ब्लैक क्लॉक्ड मैन। ये लोग इनका वेट करते फिर आके 3rd फ्लोर पे निकल जाते हैं। ओल्ड मैन हु भी अब चौकन्ने थे कि अगर 2nd फ्लोर पे 5 समन्स वाले हो सकते हैं तो यहाँ पर 6 समन्स वाले तो होंगे ही। और अब ओल्ड मैन हु बताते हैं कि जो जू लुओ है और यून मैंग है ये अपने लाइफ के 60 साल देंगे तभी रिनकारनेशन फ्रूट प्रकट होगा, इसलिए इन्हें तो देना ही पड़ेगा ताकि इनका लाइफ फिर से वापस आ सके। तो हर एक चीज़ डिसाइड हो चुका था और फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।